हाय गाइस, आई एम डियर एक्स असफल पटेल एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल फार्मा क्योर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं डाइसाइक्लोमीन प्लस मेफेनामिक एसिड के कॉम्बिनेशंस के बारे में। मींस डाइसाइक्लोमीन और प्लस मेफेनामिक एसिड टैबलेट्स का कॉम्बिनेशन किस प्रकार का कॉम्बिनेशन होता है और किन बीमारियों उपयोग की जाती है, किस कैटेगरी की दवा होती है और इसके साइड इफेक्ट क्या क्या होते हैं, यह किस प्रकार से वर्क करता है, इसके मेन यूजेस क्या हैं, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में मेफेनामिक एसिड और डाइसाइक्लोमीन टैबलेट के कॉम्बिनेशंस के बारे में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो काफी इंपॉर्टेंट और नॉलेजेबल रहने वाला है। तो सबसे पहले हम डाइसाइक्लोमीन प्लस मेफेनामिक एसिड के कॉम्बिनेशंस के बारे में थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। तो बेसिक में यदि हम सबसे पहले बात करें किस कैटेगरी की ड्रग है, तो यह एक एनसेड कैटेगरी ड्रग है। मींस नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी कैटेगरी की यह ड्रग है। एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीपायरेटिक कैटेगरी की ड्रग में यह आती है। यदि हम बेसिक या मेन यूज की बात करें तो यह बेसिक और मेन यूज में एक ही प्रकार से ज्यादातर उपयोग की जाती है। एब्डोमिनल पेन मींस पेट दर्द में सबसे ज्यादा उपयोग की जाती है। इसका यह एक मेन यूज है। यह दवा पेट दर्द में उपयोग की जाती है। यदि हम ब्रांड नेम की बात करें, फेमस ब्रांड की, तो फेमस ब्रांड पूरे मार्केट में एक ही है, मेफ्टल स्पास। मेफ्टल नाम से आपको पूरे मार्केट में दवा मिल जाएगी। मेफ्टल स्पास नाम से आपको कहीं भी यह दवा किसी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी। यह एक फेमस ब्रांड होता है। यदि हम इसके कॉम्बिनेशंस और स्ट्रेंथ की बात करें तो उसमें डाइसाइक्लोमीन 10 mg और मेफेनामिक एसिड 250 mg होता है। दो प्रकार से दो का कॉम्बिनेशन होता है, या डाइसाइक्लोमीन और मेफेनामिक एसिड। तो 250 mg होता है मेफेनामिक एसिड और 10 mg होता है डाइसाइक्लोमीन। और यदि हम इसके यूजेस की बात करें तो मेन यूज से तो मैंने बताया जैसे कि पेट दर्द में यूज की जाती है। तो यदि पेट से संबंधित किसी प्रकार का कोई भी विकार हो उसमें भी यह बहुत अच्छी तरीके से काम कर जाती है। जैसे कि IBS, इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम, इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम जो होता है उसमें भी बहुत अच्छी तरीके से काम कर जाती है। और कोलोनिक डिवर्टिकुलाइटिस, कोलोनिक डिवर्टिकुलाइटिस वह होता है आंतों में इन्फेक्शन हो जाता है, जो आपकी बड़ी आंत होती हैं उनमें इन्फेक्शन हो जाता है किसी कारणवश, तो उसमें भी यह बहुत अच्छी तरीके से काम कर जाती है। पेट में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो उसमें भी बहुत अच्छी तरीके से काम कर जाती है। किसी वजह से मीन्स या IBS की वजह से हो या कोलोनिक डिवर्टिकुलाइटिस की वजह से हो, पेट में दर्द हो, पेट में इन्फेक्शन हो, तो उसकी वजह से पेट में दर्द हो रहा हो, तो बहुत अच्छी तरीके से यह वर्क कर जाती है। इसलिए मैंने बोला कि यह दवा मुख्य रूप से पेट दर्द में उपयोग की जाती है। एक ही इसका बेस्ट यूज और सबसे मेन यूज होता है। अब हम इसके डोसेस की बात करें तो डोसेज में हम इसको एडल्ट में यदि देना हो तो दिन में 2 बार खाने के बाद दे सकते हैं। 5 से 7 दिन तक हम इस दवा को दे सकते हैं। यदि हम इसके डोसेस फॉर्म की बात करें, किन किन फॉर्म्स में मार्केट में अवेलेबल होता है, तो यह दवा टैबलेट्स के फॉर्म में भी अवेलेबल होती है, सिरप के फॉर्म में भी अवेलेबल होती है और इंजेक्शंस के फॉर्म में भी अवेलेबल होती है। बशर्ते यह ड्रॉप के फॉर्म में भी मार्केट में अवेलेबल होती है, जो कि बच्चों में दी जाती है। कई बार कई प्रकार के ब्रांड नेम में आती है, जैसे कि कोलीमैक्स, आपने अक्सर सुना होगा कोलीमैक्स और मेफ्टल स्पास, ये फेमस ब्रांड है। जनरली मार्केट में यह ज्यादातर चलते हैं। तो यह इंजेक्शन फॉर्म में भी आ सकती है, ड्रॉप में भी आती है, टेबलेट में भी आती है और सिरप में भी आती है। सभी प्रकार के फॉर्म में आती है। आप जैसे प्रकार से आप यूज करना चाहें, बच्चों में यूज करना हो तो ड्रॉप ले सकते हैं। यदि बड़ों में यदि कोई टेबलेट नहीं ले पा रहा है तो आप सिरप यूज कर सकते हैं। यदि समस्या मेजर समस्या है तो आप इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में। तो सबसे पहले कॉन्ट्राइंडिकेशन में बात करते हैं प्रेग्नेंट लेडी की। देखिए, यदि कोई प्रेग्नेंट लेडी है, प्रेगनेंसी है किसी महिला को, तो हम उसको इस दवा का उपयोग नहीं कर सकते हैं। प्रेग्नेंट लेडी में इस दवा का उपयोग बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। यह बहुत ही कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहेगा, यह फीटल डेथ का कारण भी बन सकती है। तो हम प्रेगनेंसी में इस दवा को बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते हैं, अनसेफ होती है प्रेगनेंसी में। कोई यदि लैक्टेशन वाली महिला, स्तनपान कराने वाली महिला, तो उस महिला को भी हम यह दवा उपयोग नहीं कर सकते हैं। कोई लिवर डिसीज वाला पेशेंट है, हार्ट डिसीज वाला पेशेंट या किडनी डिसीज वाला पेशेंट है, तो वैसे तो हार्ट पर, किडनी पर और लिवर पर बहुत कम अफेक्ट देखे गए हैं, लेकिन यदि हम लिमिट में उपयोग ना करें तो इससे भी बहुत घातक साइड इफेक्ट हो सकते हैं। लिवर डिसीज का कारण भी बन सकती है, हार्ट डिसीज का कारण भी बन सकती है और किडनी डिसीज का कारण भी बन सकती है। और इस दवा को यदि कोई एल्कोहल विथड्रॉविंग वाला पेशेंट है, जो कि एल्कोहल लेता है, शराब पीता है, तो वह पेशेंट इस दवा को ना ले, क्योंकि यदि आप दवा लेते हैं और उसके साथ यदि एल्कोहल कंजम्पशन करते हैं तो यह दवा के प्रभाव को कम कर देता है, अफेक्ट को कम कर देता है दवा के।
यदि आप अल्कोहल पहले लें या बाद में लें उससे फर्क नहीं पड़ता है। आप दवा लेंगे तो आपको अल्कोहल नहीं लेना है, यह दवा के इफेक्ट को कम कर देता है। अब हम बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। साइड इफेक्ट में सबसे पहले हम बात करते हैं थायराइड वाले पेशेंट को इस दवा को नहीं दे सकते हैं। यदि कोई थायराइड वाला पेशेंट है तो इस दवा से उसको हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है, एलर्जी हो सकती है। कोई लिवर डिसीज का, किडनी डिसीज या हार्ट डिसीज वाला पेशेंट है तो उस दवा को नहीं ले सकता है। इससे यदि लिमिट में ले तो ठीक है, यदि लिमिट से क्रॉस हो गई तो लिवर डिसीज का कारण भी बन सकती है, यह भी एक साइड इफेक्ट का कारण है। अस्थमा, दमा, श्वास प्रकार के सभी रोग इससे होने की संभावना बढ़ जाती है। आपके फेफड़ों में ब्लॉकेज बन सकता है जिससे श्वास संबंधित विकार भी आपको बन सकते हैं। तो यह इसके नॉर्मल या हम यूं कहें कि मेजर साइड इफेक्ट होते हैं। उल्टी, मतली, शरीर पर चकत्ते निकलना, ये नॉर्मल साइड इफेक्ट होते हैं। तो मेजर साइड इफेक्ट से बचने के लिए आप लिमिट में उपयोग करें तो इसके मेजर साइड इफेक्ट से बच सकते हैं। बाकी नॉर्मल साइड इफेक्ट तो सभी दवा के होते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। दो प्रकार का कॉम्बिनेशन है, एक डाइसाइक्लोमीन और दूसरा मेफेनामिक एसिड। तो जनरली दो प्रकार से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा, लेकिन दोनों साथ में ही वर्क करते हैं तो रिजल्ट सेम ही एक ही मिलता है। तो जैसे कि हम यदि डाइसाइक्लोमीन की यदि बात करें तो यह एक एंटीकोलिनर्जिक ड्रग में आती है। एंटीकोलिनर्जिक मीन्स मस्करेनिक एक्शन देगी, मीन्स M1 रिसेप्टर पर यह वर्क करेगी। जब भी हम इस दवा को देते हैं तो M1 रिसेप्टर पर वर्क करती है और M1 रिसेप्टर इनहिबिट हो जाता है। तो क्या होता है, जो पोस्ट गैंग्लियोनिक जो न्यूरॉन होते हैं वह ब्लॉक हो जाते हैं, और जब पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन ब्लॉक हो जाते हैं तो हमारे जो पेट में जो IBS होता है, इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम, तो उसमें या क्या होता है, स्मूथ मसल्स होती हैं वह रिलैक्स हो जाती हैं। स्मूथ मसल रिलैक्सेंट करता है। तो जो हमारी बॉडी में IBS होता है, इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम, वह डिप्रेस हो जाता है। बॉडी जो पेट में जो इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से दर्द होता है तो वह सेंसेशन पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाता है। और इसी प्रकार से मेफेनामिक एसिड की यदि हम बात करें तो मेफेनामिक एसिड COX-1 और COX-2 पर इनहिबिट करती है, और जिसके कारण क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस रुक जाती है और नर्व स्टिमुलेशन नहीं हो पाता है और ब्रेन को सिग्नल नहीं जा पाता है। तो दोनों प्रकार से वर्क सेम ही है लगभग। तो दोनों प्रकार से जो हमारे जो नर्व स्टिमुलेशन हो रहा था उसको ब्लॉक कर देती है और ब्रेन को सिग्नल नहीं जा पाता है। तो पेट दर्द हो, पेट में इन्फेक्शन हो, IBS हो, इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम हो, किसी प्रकार से पेट में कोई भी दिक्कत हो, वह पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाती है ड्यू टू स्मूथ मसल रिलैक्सेंट के जरिए। तो हमने इस वीडियो में जाना डाइसाइक्लोमीन प्लस मेफेनामिक एसिड टैबलेट्स के बारे में। आई होप कि आप पूरी तरीके से अच्छे से समझ चुके होंगे। यदि इसके बाद भी यदि आपका कोई क्वेश्चन रहता तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं इसका आंसर देने का कोशिश जरूर करूंगा। सो आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और नॉलेजेबल भी रहा होगा। यदि वीडियो बाकी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं ऐसे किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो से, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम। देखते रहिए फार्मा की ओर।